स्टूडेंट, इसमें हम क्लियर करेंगे अपना थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि अथॉरिटी हमारी क्या होती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइनिंग ऑन टाइम। ऑथोरिटी क्या है? एक हमारे लिए ताकत है, हम कोई भी डिसीजन ले सकें, हमारे पास डिसीजन लेने की पूरी ऑथोरिटी है कि हमें ये डिसीजन लेना है कंपनी के बेनिफिट के लिए, तो हमने वो डिसीजन ले लिया। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है कि हमें पूरा करना है टास्क, कंप्लीट करना है टास्क या जॉब असाइन ऑन टाइम, कि जो हमें टाइम दिया गया है उसके अंदर अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें वो टारगेट अपना कंप्लीट करना है। तो इस प्रिंसिपल में ये बताया जाता है हेनरी फ्योल कि हमें बैलेंस बनाते हुए चलना है। बैलेंस बनाते हुए चलना है किस में? अथॉरिटी में, रेस्पॉन्सिबिलिटी में। कि हमने डिसीजन लेने की पावर तो रख ली, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी नहीं कि हमें काम करना है। बस डिसीजन ले लिया, हाँ हमें ये करना है, अब हमने फॉलो नहीं करा तो कैसे काम हो जाएगा। तो इसलिए हेनरी फ्योल ने इसमें कहा है कि हमें बैलेंस बनाते हुए चलना है अथॉरिटी में और रेस्पॉन्सिबिलिटी में। इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इम्बैलेंस हुई, कहीं अथॉरिटी ज़्यादा हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई, क्या कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हुई अथॉरिटी कम हुई, तो वहाँ ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्क नहीं कर पाएगा। वहाँ पे वर्कर टाइमली अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सेस हो गई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वो कभी भी मैच नहीं करेगी अथॉरिटी से। सो वर्कर नहीं अलाउ हो पाएंगे कंप्लीट करने के लिए जॉब ऑन टाइम, वो कभी भी अपना वर्क ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि हमें बैलेंस बनाते हुए चलना है अथॉरिटी में एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में। इसका पॉजिटिव इफेक्ट में हेनरी फ्योल ने ये भी कहा है हमें मिसयूज़ नहीं करना है पावर का, कि हमने डिसीजन लेने की पावर हमारे पास है तो हम उसको मिसयूज़ करें। मिसयूज़ नहीं करना है उस पावर का बिल्कुल भी। हेल्प करनी है हमें कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम पे हो विदाउट एनी डिले। हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम पे फुलफिल हो बिना किसी रुकावट के या देरी के। और निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? डिले हो सकता है कभी कभी वर्कलोड के कारण, और हमारे पास लेस अथॉरिटी है तब। डिले इन वर्क और इनकम्प्लीशन इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी। अगर हमें अथॉरिटी कम दी गई है तो हमारा वर्कलोड डिले हो सकता है, या कभी कभी मिसयूज भी हो सकती है अथॉरिटी ड्यू टू एग्जिस्ट अथॉरिटी। अगर हमारे पास पावर ज़्यादा आ गई है, हमारे दिमाग में पावर चढ़ गई है, तो हम डिसीजन कभी कभी गलत भी ले लेते हैं, मिसयूज कर लेते हैं हम अथॉरिटी का। ओवर बर्डन हो जाता है हमारे ऊपर काम का विद एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक प्रॉब्लम कि हमें ओवर बर्डन दे दिया वर्कलोड का, ये डिसीजन ले लिया ये अथॉरिटी। तो इसलिए ये इसके निगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? हमें मिसयूज नहीं करना है अथॉरिटी का। दूसरा, मीटिंग करना है, दोनों को मिलाते हुए चलना है, अथॉरिटी को और रेस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस बनाते हुए चलना है। हमें फुलफिल करनी है रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट डिले टाइम, विदाउट एनी डिले। ये पॉजिटिव हो गए। निगेटिव में डिले नहीं होना चाहिए वर्क, मिसयूज नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी, ओवरबर्डन होता है वर्क का, ओवरबर्डन विद वर्क। सो अब इसमें देखेंगे तो पॉजिटिव एंड निगेटिव में हमें बता भी इन्होंने यही रखे हैं जो मैंने आपको समझाया। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि मिनिमाइज करते हैं मिसयूज को, मिनिमाइज करते हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को, एंश्योर करते हैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल को, इजी होता है इम्पोज करने में अकाउंटेबिलिटी, एंड एंश्योर करता है सम स्मूथ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट। और निगेटिव क्या है? डिफिकल्ट होता है क्रिएट करने में अकाउंटेबिलिटी, इनसफिशिएंट अथॉरिटी में लीड डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। सो दो पॉइंट्स सफिशिएंट रहेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया है ये अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है वो किस पे वर्क करता है? अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वर्क करता है कि हमें इक्वलिटी बनाते हुए चलनी है, बैलेंस बनाते हुए चलना है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में। एलोकेशन करनी है अथॉरिटी एज पर वर्क असाइन टू इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसा डिसीजन लेना है कि हम वर्क असाइन कर सकें एक पर्सन को, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें।
गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू द टारगेट और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है जो उसकी जिम्मेदारियों से मिलता जुलता हो। ठीक है, ये अथॉरिटी ऑफ हमारा प्रिंसिपल होता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का। पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये होंगे, कोई हमें मिसयूज़ नहीं करनी है अथॉरिटी को, हेल्प करनी है, मीटिंग करने में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। और हमारे नेगेटिव होंगे, मिसयूज़ नहीं करनी है हमें अथॉरिटी का ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। अगर हमारे पास हाई एक्सेस अथॉरिटी की पावर आ भी गई है कि हम ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं, तो मिसयूज़ नहीं करना है। अगर मिसयूज़ करने लगेंगे तो ये हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया। तो मिसयूज़ निगेटिविटी में आप डिसएडवांटेज में डालेंगे डिले इन वर्क, क्योंकि डिले हो सकता है वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी। अगर आपके पास अथॉरिटी कम है तो डिले हो जाएगा वर्क। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी, अगर आपके पास ज़्यादा पावर लेने की क्षमता आ गई है तो आप मिसयूज़ करोगे अपनी अथॉरिटी का। थर्ड पॉइंट है ओवरबर्डन विद वर्क विद एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओवरबर्डन हो जाएगा वर्क का विद एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये आपके निगेटिव हो गए एंड पॉजिटिव भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप सो ये पॉइंट आपको, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में है according to Fiore, there should be one and only one boss for every individual या एम्प्लॉय। फ्योल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही बॉस होगा, एक ही बॉस होगा, एक ही मैनेजर होगा जो ऑर्डर करेगा। ये नहीं कि हर अलग अलग बॉस है। देखिए पिक्चर में सुपीरियर एक है, सबॉर्डिनेट, जो सुपीरियर ऑर्डर पास करेगा वही सबॉर्डिनेट में जाएगा। मतलब एक की चलनी है, ये नहीं कि वहाँ पे सबको आपने अथॉरिटी दे रखी है। सिर्फ आपका एक बॉस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, यस सुपीरियर, should be accountable to one superior only, because if he receive order from more than one boss he will get confused and will not able to understand that whose work will be complete first। इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि एम्प्लॉय को सिर्फ ऑर्डर एक बॉस से लेना है। अगर वो एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर लेता रहेगा तो उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि वो किसका पहले काम करे। अगर एक कंपनी में एक से ज़्यादा बॉस हैं तो उस कंपनी में कभी भी एम्प्लॉय टाइमली कोई वर्क या टास्क को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये प्रेशर रहेगा कि पहले वो किसका टास्क कंप्लीट करके दे। सो हेनरी फ्योर के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है कि हमारा एक बॉस होना चाहिए, एक फर्म में एक बॉस होने चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा एम्प्लॉय के माइंड में, इसलिए एक बॉस होना चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स में आपके क्या बनेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट में मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव में बनेंगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए माइंड में ऑफ सबॉर्डिनेट। जब एक बॉस होगा तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। नो ईगो क्लैशेस, बॉस एक ही है, कोई ईगो क्लैशेस की बात ही नहीं, पता है बॉस कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, सबको एम्प्लॉय सबको अपनी अपनी पोजीशन पता है। नो ईगो क्लैश। इम्प्रूव करनी है इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। जब एक ही जगह से हम ऑर्डर पास करें, जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन मैनेजर का एक है मैनेजर है वहाँ पे जो गाइडेंस सुपरवाइज करेगा, सेल्स मैनेजर का एक मैनेजर है जो गाइडेंस देगा, ठीक है। तो सिर्फ एक बॉस है, ये नहीं है कि सेल्स मैनेजर में मैनेजर अलग है, जूनियर मैनेजर अलग है, फिर डाउन मैनेजर अलग है। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हर 3 लेवल ऑफ 3 मैनेजर बना के रख दिया आपने एक डिपार्टमेंट में। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि वो किसके गाइडेंस में वर्क करे। सिर्फ एक मैनेजर होना चाहिए जिससे वो अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म कर सके विदाउट वेस्टेज टाइम। इम्प्रूव हो जाएगी उससे इफेक्टिवनेस इन वर्किंग स्टाइल, ठीक है। उसका वर्किंग स्टाइल इंप्रूव होता चला जाएगा अगर उसके पास एक ही बॉस होगा हर एक डिपार्टमेंट में। और निगेटिव में क्या हो सकते हैं, मोर देन वन बॉस क्रिएट इन द डिपार्टमेंट। अगर मोर देन वन बॉस बना दिए गए तो कन्फ्यूजन होना ही होना है, कन्फ्यूजन इन माइंड ऑफ एम्प्लॉय। सेकेंड हो जाएगा ईगो क्लैश अमंग डिफरेंट सुपीरियर्स। अगर एक से ज़्यादा बॉस बना दिए गए तो ईगो क्लैशेस भी होंगे कि आपने जूनियर मैनेजर अलग बनाया, सीनियर मैनेजर अलग बनाया, तो दोनों में ईगो क्लैशेस होते रहेंगे। फिर वर्क हो गया उस कंपनी में वर्क हो ही नहीं पाएगा।
सिर्फ ईगो क्लैशेस होते रहेंगे। फिर थर्ड, डिफिकल्टी होगी मेंटेन करने में डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रोज डिस्प्यूट होंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं होगा, तो जो फ्योर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था डिसिप्लिन, वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। सो इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक बॉस होना चाहिए, एक बॉस के अकॉर्डिंग सबको वर्क करना चाहिए, इस प्रिंसिपल्स पे चलता है। ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, मोर देन वन बॉस कंफ्यूज द सबॉर्डिनेट। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ कमांड के बाद आते हैं हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल पे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल है कि हमारे पास डायरेक्शन एक होनी चाहिए, कि हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है, हमें हमारे पास वही सेम फॉलो करता है यूनिटी ऑफ कमांड की तरह, कि एक बॉस होगा तो उस बॉस के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, लेकिन ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। इसमें अकॉर्डिंग टू फ्योल ने ये कहा है, इन ऑर्डर टू अचीव करने हैं गोल अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चलने हैं, उन ऑब्जेक्टिव को हमें कोऑर्डिनेशन रखना है एंड फोकस करना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना है। मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल में हेनरी फोर्ड ने ये कहा है कि हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, उस पर कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, कि प्लान एक है, एक ही बॉस है, तो पता है हमें इनकी बात सुननी है, इनका ही प्लान फॉलो करना है, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट होगा। एफर्ट होंगे हर एम्प्लॉय के, मस्ट बी डायरेक्ट टूवर्ड वन गोल, एफर्ट जो होने चाहिए एम्प्लॉय के वो भी एक जगह ही एक ही गोल के लिए होने चाहिए। जैसे गोल है कंपनी का सेल्स की 100% करनी है या प्रोडक्शन 100% करनी है, तो सबका ही यही गोल होगा, ये एफर्ट्स जो होंगे ऑल एम्प्लॉय के मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड वन गोल। एफर्ट्स of all the employed toward one direction. According to this principle, one unit means one plan. एक यूनिट का, एक कंपनी का एक प्लान हो, जिसका एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड टूवर्ड डायरेक्शन ऑफ द कॉमन गोल। एक कॉमन गोल हो, उसे फॉलो करते हुए सब सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन, वन प्लान वन डायरेक्शन। वन यूनिट मीन्स वन प्लान। इस प्रिंसिपल में हेनरी फोर्ड ये कहते हैं, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड वन डायरेक्शन, इट मीन्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। सो ये प्रिंसिपल इस पे वर्क करता है, वन यूनिट वन प्लान, एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड वन गोल, बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट। सो आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क करता है। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पर्सनल। ठीक है, सो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल इस पे कंप्लीट होता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल के हमारे पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट्स और देख लेते हैं। पॉजिटिव में अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, जब हमारे पास डायरेक्शन क्लियर होगा तो हम क्या कर लेंगे, अचीवमेंट कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव होते चले जाएंगे जब एक ही प्लान है। दूसरा, एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय यूज इन वन डायरेक्शन ओनली, जो एफर्ट्स होंगे ऑल एम्प्लॉय के वो यूज होंगे एक डायरेक्शन में ओनली, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होंगे, एक ही डायरेक्शन में एफर्ट्स यूज होंगे ऑल एम्प्लॉय के। निगेटिव में क्या आ सकता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जहां कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो वहां क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट होने के, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सेकंड, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो वेस्टेज होंगे रिसोर्सेज भी और वर्किंग भी। डिफिकल्ट होगा इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और हम डिफिकल्टी फेस करेंगे अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नोट्स आप प्रिपेयर कर लिएगा। और अगर आपको रिक्वायर्ड पड़ती है पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी की तो क्वेरी सेशन के टाइम आप मुझे बता दीजिए।